10th क्लास के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों। तो जैसे कि हम बात करते हैं लेक्चर 4 के बारे में। ऐसा मैंने लेक्चर 4 पहले भी शूट किया था, लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई, बीच में थोड़ी बहुत आवाजें आ गई और 5 भी शूट कर लिया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती थी जो पूरे लेक्चर में मैंने, वैसे तो लिख करा तो सब सही था, मेरे पास उसमें थोड़ी सी लिखने में गलती हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस चक्कर में दोबारा शूट करना पड़ेगा उसे भी, कोई बात नहीं। अब चलते हैं फिर से हम अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 4 से पहले क्विक रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेक्चर 1 पे आते हैं। रेडी 3 2 1 स्टार्ट। तो पहले चैप्टर लेक्चर 1 में पढ़ा था मोशन के बारे में। क्या क्या पढ़ा था? मोशन के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? मोशन के लिए पहले रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट के अलावा किसी भी चीज का जिसको हम देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, उसका अपनी पोजीशन में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोजीशन में चेंज हुआ तो वो है मोशन में, यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट पे है। पहला लेक्चर समाप्त हो चुका है। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था हमने? जो कि पाथ डिपेंडेंट होती है, यदि आप पाथ चेंज करोगे तो डिस्टेंस बदल जाएगी। डिस्टेंस छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। और यदि हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, दिशा भी चाहिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, उसका पाथ से कोई मतलब नहीं है। जो आपकी फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है, उसके बीच के मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ को, तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। और यही हमारी क्वांटिटी थी। मैंने क्वांटिटी के साथ रिवाइज करवा दी। स्केलर क्वांटिटी जिसके लिए खाली मैग्नीट्यूड जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत जरूरी है। डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब कब होगा? जब कोई स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, डायरेक्शन को चेंज करे बिना, तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमारे बराबर होंगे। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डायरेक्शन दी आपने बदली तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस आपका नहीं नेगेटिव होता है। जीरो यदि एक बार आप चल दिए तो उसके बाद जीरो नहीं होगा। चले, लेक्चर 2 था, समाप्त हो चुका है। अब 3 पे आ जाते हैं। 3 में हमने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो स्पीड में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज डिस्टेंस थी। एवरेज डिस्टेंस को हमने क्या कहा था? हमने आपकी पूरी जर्नी को यूनिफॉर्मली डिवाइड कर दिया था। यदि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति यदि इस पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तो वो इतनी देर में इतनी डिस्टेंस कवर करके पहुंच जाएगा। ठीक है, ये थी एवरेज स्पीड। अब आ जाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये भी वही था, यूनिफॉर्मली हमने आपके डिस्प्लेसमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपकी पूरी जर्नी के ऊपर समय के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? मतलब किसी सेकंड पर मैं आपसे आपकी वेलोसिटी पूछ लूं, t बराबर 5 पर आपकी वेलोसिटी क्या है, t बराबर 6 पर क्या है, 7 पर क्या है, 8 पर क्या है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ है, जितने समय अंतराल में, वो हमारा क्या था? एक्सेलरेशन था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम आ गए थे एवरेज एक्सेलरेशन पे। ये भी वही है आपकी, हमने पूरी जर्नी को एवरेजली इस पर्टिकुलर सिनेरियो से हिसाब से तोड़ दे के आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में इतना रहा। आपने इतने की ही स्पीड से अपनी गति को बढ़ाया था, मतलब इतने ही एक्सेलरेट किया था यूनिफॉर्मली। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो भी इतना पूछा नहीं जाता तुम्हारे सिलेबस में, क्योंकि उसके लिए फिर इक्वेशंस का खेल आता है। वो 11th में खेलते हैं हम, इक्वेशंस के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आता है 11th में। इस सीरीज में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, तो बने रहना, 11th भी करेंगे। और जहां पे आप करें वहां पे भी मन लगाकर करना, बहुत बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, आप मन लगा के आप कायदे से करोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ मतलब, आ जाओ। तो अब मैं इसको काटने वाला हूं, मतलब बोर्ड को नहीं, लेकिन हाँ मैं इसके पार्टीशन करूंगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में करूंगा इसमें डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहां पे आ गया टाइम, डिस्टेंस, स्मॉल डी से दिखा देता हूं इसको, ये है डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसके कर्व भी ड्रॉ कर देता हूं एक बार। एक ये आता है हमारा, एक ये आता है पैराबोलिक कर्व, और दूसरा तीसरा है ये। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज भाई, ऐसे स्ट्रेट लाइन की में इसका मतलब है आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंटली इंक्रीज मतलब
ये नहीं कि उसमें सडन बहुत ज्यादा चेंज आता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है आपकी, इसलिए आपकी पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट के हिसाब से पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर हो रही है, इसलिए हमें ये देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है जब आप इस स्लोप, अब मैं ऐसे एक स्लोप डिफाइन करता हूँ, ये जो स्लोप होता है हमारे डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप आता है वो हमें वेलोसिटी देता है, वो सॉरी स्पीड देता है, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये स्पीड देगा, और स्पीड दे रहा है यानी इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से हमारी स्लोप कांस्टेंट आ रही है, यानी हमारी वेलोसिटी, हमारी जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। और तीसरे दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, वो पैराबोलिक पाथ है, थोड़ा सा और सही से बना लेता हूं, ये पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक कर्व मतलब सडन चेंज, आप इतना चले तो हो सकता है यहाँ पे इतनी डिस्टेंस आपने कवर की, लेकिन थोड़ा टाइम और बढ़ा तो आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, नहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ, तो तीसरे में क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मतलब आपने जितनी डिस्टेंस चलनी थी उतनी आप चल चुके हो, अब आप जहां पहुंचना था आप पहुंच गए, अब वहां आप रुक गए, लेकिन टाइम तो नहीं रुकेगा ना, आप रेस्ट पे आ चुके हो, यहाँ पर आने के बाद आपका सिनेरियो रेस्ट का है, अब रेस्ट पे आने के बाद टाइम तो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा ही, टाइम तो लगातार इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन आपकी डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रही, यानी कि आप अब रेस्ट पर आ चुके हो, अब आप मूव नहीं करोगे। ये थे तीनों ग्राफ, और अब मैं यहां पर लिख देता हूं जिसका स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा, वो देगा स्पीड। एक चार्ट भी बनाऊंगा मैं, उसको भी देखना, चार्ट से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ पे। ठीक है, इसमें भी ऐसी कर्व बनेंगे, लेकिन अभी एक क्लास में भी बहुत सारी चीजों का ग्राफ बना के एमसीक्यू करवाऊंगा, फिर उसका जवाब देना, पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, और कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताना। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वहां। अब इसका भी ग्राफ मैं ऐसे ही बनाऊंगा, हाँ जी भाई। अब इसमें भी वही मतलब है, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो समय के हिसाब से नियत है, नियत मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, इसमें किसी भी तरह का सडन चेंज नहीं है, एक सेकंड पर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगले दूसरे सेकंड पर फिर 2 मीटर, यानी बीच में फिर से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके आगे फिर ऊपर नहीं, उतना इतने उतने उतने करते करते एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। अब इसका भी जो स्लोप है कांस्टेंट है, अब स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, जो आपकी अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी निकाल के देता है, ठीक है। अब यहां से हमें वेलोसिटी मिलेगी, अब यहां से वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप हमारा कांस्टेंट है। अब यहां आ जाओ, अब ये फिर से पैराबोलिक पाथ आ गया, पैराबोलिक पाथ मतलब एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं बाद में, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही कुछ आता है, लेकिन उसमें सडन चेंज को दिखाता है, वो मेन मकसद जो उसका होता है सडन चेंज को समझाना होता है, तो वैसे ही समझना है, इसमें भी सडन चेंज आएगा, यानी t बराबर 0 पे हम मान लेते रुके हुए थे, फिर t बराबर 1 पर तुम्हारे ज्यादा चेंज नहीं था डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन तुम जैसे t बराबर 4 पे पहुंचे सडन चेंज डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिला, है ना। तो इसका मतलब आपने फिर से अपनी स्पीड के साथ अपनी वेलोसिटी के साथ छेड़छाड़ करी बीच में, तभी तो आपके साथ ये अचानक से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा देखने को मिला, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, ऐसे जैसे आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी ऐसे यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी तो जो है 0 होती है क्योंकि आप रेस्ट पे हो, ऐसे यहाँ स्पीड 0 हो गई क्योंकि आप रेस्ट पे हो, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट आपको जितना चलना था कवर करना था कर चुके हैं, लेकिन आप फाइनली रुक चुके हो, लेकिन टाइम तो नहीं रुकेगा ना, टाइम तो लगातार बढ़ता जाएगा 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन आप तो रुक गए ना, आप जैसे घर में बैठे रहते हो तो क्या टाइम रुक जाता है क्या, दिन तो ढलता ही है, सुबह भी तो होती है, ठीक इसी तरह से, लेकिन अब चल तो नहीं रहे ना, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी स्लोप देखो, जो स्लोप होगा वो क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। अब आ जाओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ज्यादा स्टाइल वाली हुई, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ।
इसको भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा। हेडिंग डालता हूँ। चलो अब इसको भी समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ क्या कहना चाहता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, यानी t बराबर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड सामने बढ़ाई, फिर दो पर फिर उस तथा इंक्रीमेंट मेरे को देखने को मिला, आपके 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, फिर उतना इतना अपना। तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आपने एक्सेलरेशन में कोई सडन चेंज नहीं किया, यानी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, दिमाग में घुसेड़ लेना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है चीजें, 11th में बहुत ही ज्यादा काम आती है, 9th में भी काम आती है, क्योंकि मैं जब ग्राफिकल सवाल दूंगा ना तो उसमें फंसोगे। चलो तो यहाँ देखते हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन निकाल के देता है। अब यहाँ देखो पैराबोलिक पाथ आ गया फिर से, तो फिर से सडन चेंज वेलोसिटी में देखने को मिलेगा, यानी कि एक्सेलरेशन आपने बीच में 19-20 किया, कम या ज्यादा किया, जिस वजह से हमारा कर्व ऐसा देखने को मिल रहा है। थोड़ा टाइम इंटरवल में ज्यादा चेंज नहीं मिला, लेकिन थोड़ा टाइम इंटरवल और आगे गए तो सडन चेंज देखने को मिला, बहुत बड़ा चेंज, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहा है यहाँ पर, यानी आपने एक्सेलरेशन के साथ छेड़खानी की है, यानी एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट इसमें नहीं रहा। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट, आपको जितना कवर करना था आप कर चुके हो, अब आपका कोई वास्तव नहीं है, कोई स्पीड नहीं बढ़ा रहे, कोई वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं कर रहे, कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे, जितना करना था कर चुके। अब आप यहाँ पर नियत हो चुके हो, यानी अब आप फुल हो चुके हो, अब आप नहीं चलना चाहते, लेकिन टाइम तो फुल नहीं होगा ना, टाइम तो लगातार चलता ही रहेगा। अब ठीक है, तो इसका आप जब चल ही नहीं रहे हो, जब की वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो चुकी है, आप चल ही नहीं रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। यदि आप, मैंने वीडियो भी बनाई थी कल जब मैं बाहर गया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो स्कूटी पे मैंने अपनी स्पीड को कम ज्यादा, वेलोसिटी कम ज्यादा करके दिखाया था उसमें, वो भी डालूंगा शॉर्ट के माध्यम से, जरूर से देखना। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, अब आपका एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन आप देखो ना, वेलोसिटी यदि चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या बात है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो। अब आ जाओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में, अब यहाँ से चीजें उल्टी होनी चालू होंगी, बताता हूँ कैसे। टाइम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, टाइम, टाइम, एक्सेलरेशन। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इससे आगे नहीं जाना, ये मुझे मिल इसको स्लोप ऐसा है तो टेंसर आंसर मिल जाएगा, नहीं वहां मत जाना, यही रहना हमें। ठीक है, वो इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा हमारा। अब यहाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लो, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया तो नहीं है, एक्सेलरेशन सडन चेंज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या बात यहाँ पे वैलिड होगी कि वेलोसिटी जीरो, नहीं, बिल्कुल गलत। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपने यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ही रखा हुआ है तो वेलोसिटी तो आएगी ही ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ। यदि आप एक्सेलरेशन दे रहे हो और वो भी कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी कैसे जीरो हो जाएगी यार, ये बताओ, क्या हमने रोक कर रखा है, अब एक्सप्रेशन दिए जा रहा पीछे रस्सी से बांध कर रखा हुआ, बढ़ी नहीं रही है, भाई रस्सी में तो टेंशन फोर्स डेवलप हो रही होगी ना, रस्सी भी तो एक टाइम पर टूटेगी, तभी तो व्हीकल आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो ये ग्राफ समझ में आए, ये ग्राफ समझ में आए।
अब मैं आता हूँ उल्टी बात पे। उल्टी बात मतलब अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को देखो, यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं तो क्या होगा, यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं तो क्या होगा। अब मैं वेक्टर क्वांटिटी में ये हमारे पास खासियत होती है, हम वेक्टर को डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे लेकिन वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं कहीं भी। तो मैं इस वेक्टर को उठा के मैं यहां ले आता हूं, मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाता हूं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं यहां टच हुआ है, ठीक है। अब मैं यदि इतना एरिया कैलकुलेट कर दूं, इतना एरिया कैलकुलेट कर दूं तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब भैया वेलोसिटी पूरी पूरी मिल रही। यार देखो चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन था, चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन था। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप जब एक्सेलरेशन का ग्राफ से इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी में कितना चेंज है वो मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला भी यही कहता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पर भी चेंज इन टाइम चेंज इन एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी तो देखने को मिलेगा। आज जब इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलेगी। अब यहां से चीजें उल्टी होना चालू होंगी। अब यहां से जो एरिया होगा हमारे ग्राफ का, कोई सा भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का कोई सा भी ग्राफ हो, उसके एरिया कैलकुलेट कर लोगे तो चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिलेगी। चेंज इन वेलोसिटी, नीचे लिख देता हूं वेलोसिटी, मुंह से बोल रहा हूं ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ठीक है। ये देखने को मिलेगा। अब आ जाओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पर, यदि मैं इसका एरिया निकाल लूं तब क्या होगा, तब मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी यहां से मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें। अब पीछे अब इसका एरिया निकालोगे क्या, अब इसका एरिया निकाल के कहां जाओगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का एरिया निकाल के कहां जाना तुम्हें, ठीक है। तो ये यहीं से चालू होता है ग्राफ, यहाँ फिर यहाँ से फिर रिवर्स बनाना चालू हो जाते हैं। इधर से स्लोप निकालते हो तो हमें वेलोसिटी का ग्राफ देखने को मिलता है, फिर इधर से स्लोप निकालते हो तो एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब इधर से एरिया निकालते हो पीछे आते हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ, तो एरिया कैलकुलेट करो तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, फिर चेंज इन वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ के एरिया से यदि पीछे आओ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट से पीछे क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ रुक। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने बनाया नहीं है क्योंकि उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, वो भी ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन अभी मैं सवाल कर रहा हूँ उससे क्लियरिटी तुम्हें और आएगी, ठीक है। तो मैं इस सबको मिटाता हूँ, फिर एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसके बाद एक सवाल कराऊंगा, फिर दैट्स इट। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे विच इज न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर। वो न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर बनने वाला है, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कवर करूंगा। फिर जो मैं लेक्चर 7 लाऊंगा, नहीं सॉरी, इसके बाद वो क्या कहते हैं डेरिवेशन रह गया, डेरिवेशन रह गया, वो डेरिवेशन करवाऊंगा, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करवाऊंगा। उसके बाद फिर लेक्चर 5 जो 6 मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बीच में ये भी रिकॉर्डेड थे, फिर दिक्कत हुई, तो वो रिकॉर्डेड है, वो सही बना हुआ है, वो मैं अपलोड करूंगा, वो भी देखना। वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टाइप है, वो एनसीईआरटी की तुम्हें बुक खोल के खुद बैठना पड़ेगा क्योंकि मेरा बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन सब सॉल्यूशन मैंने एक कागज पे बना के लिखे हुए हैं, तुम टेस्ट कार्ड पे जाके विजिट भी कर सकते हो। गेन ग्राफों को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन उसमें किया हुआ है ना। ये जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज्यादा मेहनत मैंने उसमें भी कर रखी है, एक एक चीज अच्छे से क्लियरिटी से लिखी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे तो ज्यादा लिख नहीं सकता, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोल बोल के, और उसी को सुनो खुद से लिखने की कोशिश करो। अब इसके बाद मैं चलता हूँ आगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो 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 फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट आ जाओ, फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक, फ्लो चार्ट। अब मैं वर्सेस टाइम में लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक एरो दूसरा एरो, ठीक है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक एरो दूसरा एरो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। आ जाओ, अब यहां से मैं आगे जाऊंगा,
होता क्या क्या होगा, इसको बनाओ और खुद से ड्रॉ करो, पहले करो करो, चलो चलो बनाओ इसको और खुद से ड्रॉ करो। कर लिया, पॉज करके करो। चलो मैं कर बताऊं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। बैक आ जाओ, एरिया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा, ध्यान रखना चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूं। अब यहां पे आ जाओ, इसका एरिया क्या देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये एक छोटा फ्लो चार्ट है जो समझने के हिसाब से बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है तो इसको ध्यान रखना। जब हम 11th में जाते हैं तो उसमें चीजें और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का साइन लगा देते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन का है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें मैं डराऊंगा नहीं तुम्हें, लेकिन हाँ ये वहां पे भी काम आता है, ये वहां पर भी काम आता है। अभी सीखोगे तो बाद में दिक्कत बहुत कम होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ अभी सीखो, अच्छे से सीखो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से सीखो यार। अभी सीखने के बाद सीखो, क्यों फालतू चीजों में पड़े हो, जब अच्छे से सीखो यार, इन्हें जब सीख जाओगे, इनसे खेलना सीख जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आगे क्या तुम्हें आगे जाइए किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तुम्हें बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि ये सब तुमने पहले से पढ़ रखा होगा। टीचर को बस एक चीज और पढ़ानी होती है, और यदि तुम्हारे पास इसी में कंफ्यूजन होगा तो टीचर को तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझ के चलना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सीरीज लेकर के आया खुद, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है ये सब चीजें, और एक बहुत बड़ा गैप है। ऐसा नहीं कि 9-10 पे पढ़ाने वाले टीचर की कमी है, चाहे यूट्यूब पर हो गया, किसी भी ऐप पर हो गया, लेकिन बच्चा तब भी नहीं पढ़ना चाह रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन तुम समझो इस चीज को, करो, कर लिया, नोट कर लिया, खुद से जिन्होंने क्या उन्होंने मैच किया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं फटाफट से ग्राफिकल सवाल करवाता हूँ, ध्यान देना। और हाई स्कूल वाले भी तैयार है ना, हाई स्कूल की सीरीज भी लाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, अब मैं बहुत सारे ग्राफ बना के देता हूँ, बहुत सारे, ध्यान देना। ठीक है, चलो ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे तुम्हारी सारी क्लियरिटी, मतलब जितना कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। चलो आ जाओ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ एक ऐसा बनाना है, ठीक है। इसमें ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत। एक ये बनाया, अगर डिस्प्लेसमेंट में ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है। अब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन में कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। चलो अब इन सबको सोच के बताओ इसमें कौन सा ग्राफ सही हो सकता है हमारा, कौन सा ग्राफ गलत हो सकता है। क्वेश्चन लिख देता हूं, चूज द
करेक्ट ग्राफ which are given below. ठीक है, चूज द करेक्ट ग्राफ विच आर गिवन बिलो. करेक्ट ग्राफ्स. चलो अब फटाफट से मुझे बताओ कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है तुम्हारे हिसाब से. जितनी तुम्हारे पास बताने बुद्धि बची है सब लगा दो. चलो अब मैं टिक आउट करवा रहा हूँ. लगा लिया, टिक कर लिया, पॉज करके टिक करो और फिर मेरे साथ डिस्कस करना. मैं नाम दे देता हूँ कौन कौन से सही है और लिख लेना कॉपी में अपने. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. अब इनमें से कौन कौन से ग्राफ सही है उसको लिख लो अपनी कॉपी में कि ए वाला बी वाला सी वाला सही है वो लिख लो. उसके बाद अपने मैच करना आंसर. और जिनसे नहीं हुआ ध्यान से देखना. क्या पहला ग्राफ देखो ध्यान से. पहला हमारा कांस्टेंटली डिक्रीजिंग था, फिर कांस्टेंट हो गया. हाँ कांस्टेंट तो हो सकता है ना डिस्टेंस के ग्राफ, कांस्टेंट तो हो सकता है. उसके बाद फिर से बढ़ा, यानी कि आप पहले कुछ चले फिर रुक गए कुछ देर के लिए. भाई रुके आराम से दुकान पे रुके मस्त चाय वाय पी लो, फिर चले थोड़ी देर बाद, फिर यूनिफॉर्म तरीके से चले. डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी ना आपने. ठीक है तो ठीक है, ए वाला सही है हमारा, ए वाला करेक्ट है. बी वाला दे दो. क्या डिस्टेंस आपकी घट सकती है? पहले आपकी बढ़ रही थी, फिर एक पॉइंट का डिस्टेंस घटनी चालू हो गई. अरे ये कैसे हो गया? डिस्टेंस घट कैसे रही है? गलत. इसलिए ये गलत. डिस्टेंस घटेगी तो नहीं है यार, इसलिए ये ग्राफ नहीं होगा. तो इस वाले पे डिस्प्लेसमेंट वाले पे किसका हो सकता है ऐसा? सोचो हो सकता है यार. डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, मान लो मैक्सिमम पॉइंट था, उसके बाद वो वापस आना चालू हो गया. तो यस ये हो सकता है. डी वाले पे आ जाओ. डी वाला ध्यान से देखो. ऐसा हो सकता है पहले निगेटिव था, फिर वो जीरो पे आया, फिर पॉजिटिव हो गया. हो सकता है ना यार. आपने इधर पॉजिटिव माना इधर नेगेटिव माना, नेगेटिव से चलना चालू किए फिर पॉजिटिव हुए धीरे धीरे. हो सकता है ये भी ग्राफ हो सकता है. ठीक है डी वाला डन हो गया. अब आ जाओ स्पीड वर्सेस टाइम का. हाँ इसमें कंफ्यूजन हो सकती है यार, मैं भूल गया. ये एस सॉरी मिस्टेक. इसको स्पीड कर लो. स्पीड क्या करोगे? मैं इधर लिखता हूँ स्पीड भूल गया. सॉरी नो मिस्टेक. फिर से देख लो एक बार, फिर से कर लो जिसने नहीं किया देख लो. ठीक है देख लिया. चलो अब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ देखते हैं. अभी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है. हाँ तो क्या स्पीड जब घट रही है, स्पीड घट तो सकती है. देखो जीरो तक तो जा सकती है, घटेगी जीरो तक जा सकती है. आप मैक्सिमम तक पहुंचे फिर घटना चालू हो, जीरो तक तो जा सकते हो. लेकिन उसके बाद ये देखो ना यार, ये एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जा रही है, नेगेटिव साइड जा रही है यार. गलत. स्पीड नेगेटिव कैसे हो गई आपकी? स्पीड नेगेटिव कैसे हो गई? इसलिए गलत. ये सही है. क्यों सही है? चल तो एक ही डायरेक्शन में है ना. इसमें डायरेक्शन सडन चेंज तो नहीं करना. कहीं पर भी एक लाइन है तो तुम सीधी मिलेगा तो एक टाइम पर एक ही स्पीड में तुम्हें मिलेगी, एक टाइम पर एक ही, एक टाइम पर दो मिल रही होती तो गड़बड़ी हो सकती थी. लेकिन एक टाइम पर एक ही मिल रही है. अब यहां देखो मैक्सिमम आप कहां तक पहुंचे. मान लो 60 तक की स्पीड आपने अचीव करी 60 मीटर पर सेकंड की. फिर आप घटते जीरो पे आ गए. यहां से यहां तक कुछ टाइम ले लिया आपने जीरो तक आने में. जीरो तो हो ही सकती है ना, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं. लेकिन आई इसको काट के नीचे चली गई जैसे यहाँ गई तो ये गलत हो जाता है ग्राफ. ये नहीं कहते ग्राफ सही है. तो हमारा एकदम कौन सा ग्राफ सही है? ए सी डी एफ. ठीक है ये तो मत मानना ये बीच वाले सारे गलत है, साइड वाले लिखने वाले सही है. मैंने अपने मन से ग्राफ बनाया, कुछ भी नहीं पता मुझे कौन सा गलत कौन सा सही था. मैंने अपने मन से जो ग्राफ सोचा हाथ और बनाता चला गया. अब आज वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ पे ये तो अभी पढ़ाई था, ये तो सही है. आज इसमें ये हो सकता है, बिल्कुल होगा. पहले वेलोसिटी कुछ बढ़ी, उसका घटने चालू, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो गया, रिटार्डेशन चालू हो गया. अब हमारा ब्रेक मार दिया, सामने वाले को यार तुमने ब्रेक मारना चालू कर दिया. ठीक है एच वाला भी सही है. इधर आ जाओ ये भी सही है. पहले एक्सेलरेशन को बहुत तेज बढ़ा, फिर कुछ देर के कांस्टेंट हो गया, फिर यूनिफॉर्मली बढ़ने लगा. पहले वेरिएबल था एक्सेलरेशन आपका, उसका कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर आपने यूनिफॉर्म कांस्टेंटली इंक्रीजिंग रखा आपने. ठीक है
तो कितने ग्राफ हमारे गलत हुए यहाँ पे, 1 और 2 ग्राफ हमारे टोटल गलत थे और इतने सारे सही थे। चेक कर लो, क्लियरिटी ले लो। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे तुम्हारी ग्राफिकल नॉलेज बढ़ेगी और चीजों को देखने का नजरिया भी बदलेगा। ये मत सोचना बहुत हार्ड है, मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर से करना। और ये मत सोचा करो यार मैं अकेले अकेले पढ़ लूं सबको, मैं आपके तौर बन जाऊं टॉपर बनना अच्छी बात है, लेकिन इसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी होते हैं, है ना। इसलिए सबको साथ लेकर चलो। कंपटीशन का मतलब तभी है यार अपने साथ के लोग जब हो जाओ, अपने साथ का ही कोई लोग नहीं होगा, हम ही सबसे आगे होंगे। एक बात बताओ, एक कमरा है, 2 कमरे हैं, मतलब एक कमरा वो है जिसमें आप हो और आपसे सब नीचे है, सबसे ऊपर आप सब आपकी बात करते हैं, और एक कमरा वो है जहां पर आपसे कई गुना ऊपर लोग बैठे हुए हैं। अब एक टाइम के बाद आपकी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो नीचे बैठे हुए लोग आपको नीचे ही खींच लेंगे, लेकिन वो लोग और ऊपर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका ग्रुप ही ऊपर वाला है। इसलिए अपने उस रूम को देखो, रूम मतलब अपने उस फ्रेंड सर्कल को देखो कि उस फ्रेंड सर्कल में मुझसे समझदार कौन कौन है। हाँ, यदि आपसे बहुत समझदार है किसी भी फील्ड में हो, लेकिन समझदार है आपसे ज्यादा, गंदी फील्ड होनी चाहिए कोई भी, अच्छी फील्ड में हो तो जरूर से आप उनके साथ रखिए। अदरवाइज उस कमरे को तुरंत छोड़ दीजिए जहां पर आपके अलावा और कोई समझदार ना दिखे। ठीक है, इसको परखना खुद ही होगा, ये नहीं कि ईगो में मतलब कि मैं सबसे समझदार हूं, नहीं, ये आप भी जानते हो कि आपसे समझदार कई सारे लोग होंगे, लेकिन आप चाहे झिझक की वजह से बोलो चाहे किसी और चीज की वजह से आप नहीं बात कर पाते उनसे, लेकिन जब बात करो उनके ग्रुप में धीरे धीरे शामिल होना चालू हो, क्योंकि आप जैसे संगत में बैठोगे और जैसा ग्रुप रखोगे वैसे ही आपकी मानसिक स्थिति बनेगी और वैसे ही आपकी ग्रोथ होगी। अब आपके ऊपर है कि आप ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप चाहते हो अपने जीवन में, या फिर क्या कहते हैं ऐसा इंक्रीजिंग स्लोप चाहते हो जिसमें सडन चेंज देखने को मिलेगा, धीरे 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 एक्सेलरेशन वाला ग्राफ, सडन चेंज कॉन्स्टेंट इंक्रीजिंग, ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ देखने को मिले। इसीलिए सिंपल से यार ऐसी बहुत सारी शॉर्ट भी देखेंगे तुमने कि पहले चढ़ाई कर लो चढ़ाई कर लो चढ़ाई कर लो, फिर अचानक से तुम्हारी जिंदगी धर के नीचे आएगी, है ना। तो उसको ध्यान में रखो और चीजों को आसानी से समझते चलो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से। तो लेट्स गो इन नेक्स्ट लेक्चर, सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बने रहना और कमेंट जरूर से करके जाना, यदि कोई डाउट हो तो तब भी बताना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं।